होता है, इसलिए जब जब वो मोहल्ले में जाया करती तब तब मोहल्ले वाले उसका मजाक उड़ाया करते। देखो भाई, हमारे मोहल्ले में रहने वाली इंसानी जिराफ आ गई। वैसे रिया, तुम्हारे घर के पंखे साफ करने के लिए तुम्हें स्टूल की जरूरत नहीं लगती होगी ना? क्यों? और नहीं तो क्या, लगता है ये पानी की जगह दिन रात कॉम्प्लान पीती है, इसीलिए ये इतनी लंबी है। लंबोलिका कहीं की। रिया को उन सभी मोहल्ले वालों के तानों को सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर फूट फूट कर रोती है। ना बेटी ना, मत रो मेरी बच्ची, लोगों का क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम ही है कहना। लेकिन माँ, हर कोई मुझे देखकर मेरी लंबी हाइट का मजाक उड़ाता है। अब मैं जानबूझकर ऐसी हूँ क्या? मैं लंबी हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है माँ? नहीं बेटी, इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है, तू चिंता मत कर। रिया काफी पैसे वाली होती है, लेकिन उसकी लंबी हाइट के चलते उससे कोई शादी करने के लिए भी तैयार नहीं था। इस वजह से वो और ज्यादा दुखी होती है। पिछले 3 दिनों में 10 रिश्तों ने मेरी लंबाई के कारण मुझे रिजेक्ट किया है। माँ, क्या ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे मेरी हाइट छोटी हो जाए? नहीं बेटी, और तुझे दुनिया वालों के लिए अपनी हाइट छोटी करने की कोई जरूरत भी नहीं है। तू जैसी है वैसी ही एकदम सुंदर है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर वही होता है जिसका मन सुंदर हो, समझी तू? समय के साथ सुजाता की मृत्यु हो जाती है और अब रिया अपने जीवन में पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। फिर एक दिन उसके जीवन में एक हैंडसम लड़का आता है जिसका नाम अंकित होता है। अंकित रिया को शादी का प्रपोजल देता है। रिया, आई लव यू। क्या तुम मेरे साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या ये तुम सच कह रहे हो अंकित? तुम्हें बाकी लड़कों की तरह मेरी हाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं रिया, व्यक्ति के मन की अच्छाई उसे सुंदर बनाती है, तन की अच्छाई नहीं। और अगर उस नजरिए से देखा जाए तो तुम्हारा मन तो एकदम खरा सोना है रिया। थैंक यू सो मच अंकित, आई लव यू टू। हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह अंकित और रिया दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के बाद एक रात अचानक से अंकित रिया को सरप्राइज देने के लिए एक पहाड़ी इलाके में ले जाता है। अंकित, यहाँ क्यों लाए हो तुम मुझे? ऐसा कौन सा सरप्राइज देना है तुम्हें मुझे यहाँ पर? बताओगे भी? ओफो, अगर बता दिया तो सरप्राइज सरप्राइज थोड़ी रह जाएगा। मैं तुम्हें सीधे दिखाता हूँ। इतना कहकर अंकित अपनी जेब से एक नुकीला चाकू निकालता है और वो चाकू देख रिया डर जाती है। ये क्या अंकित, तुम ये चाकू क्यों लाए हो यहाँ पर? क्योंकि इस चाकू से मुझे तुम्हें जान से मारना है, और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा मेरा हो जाएगा। अब तुम्हारा इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है और मेरा इस दुनिया में ऐश करने का वक्त। तुम्हें क्या लगा तुम जैसी लंबी लड़की से मैं प्यार करूंगा? अपनी हाइट देखी हो तुमने? कुतुब मीनार जितनी लंबी हो तुम। तुम जैसी बदसूरत लड़की से कौन प्यार करेगा? मरने के लिए तैयार हो जाओ रिया। अंकित रिया को चाकू से मार देता है और वहां से चला जाता है। रिया की लाश वहीं पड़ी रहती है। रात को जब उस पहाड़ी रास्ते से एक गरीब डाकिया गुजर रहा होता है, तभी रिया को मरा हुआ देख वो डर जाता है। ये क्या, ये लड़की तो मर चुकी है, इसका तो खून किया गया है, बाप रे बाप। तभी उस डाकिया के सामने रिया अपने चुड़ैल वाले रूप में आती है। अरे नहीं, इतनी लंबी चुड़ैल, तुम्हारा शरीर यहाँ है और तुम यहाँ चुड़ैल बन चुकी हो। मुझे बख्श दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो बस यहाँ से जा ही रहा था, उतने में तुम्हें यहाँ देख लिया। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है डाक बाबू, क्योंकि मैं बेगुनाह लोगों के साथ कुछ गलत नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, अगर तुमने गांव में किसी को मेरे बारे में बताया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ना बाबा ना, मैं गांव में किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर वो डाकिया कांपते हुए पैरों से फटाफट साइकिल चलाते हुए वहां से चला जाता है। रिया के मन में अब अपने बदले की आग जल रही थी। बहुत गलत किया है उस अंकित ने मेरे साथ। अब मैं पहले अपना बदला पूरा करूंगी और फिर इस गांव के हर उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दूंगी जो किसी की खामी का मजाक उड़ाकर उनका जीना दुश्वार कर देते हैं। अंकित अब रिया के पैसों से ऐशो आराम से भरा जीवन व्यतीत कर रहा होता है और वो एक महंगे क्लब में पार्टी कर रहा होता है। अबे कल्लू, ये क्या है? मेरी इस कोल्ड ड्रिंक में और बर्फ डाल, वरना मैं तेरी बंदर जैसी काली शक्ल को कोयले से भी काला बना दूंगा। सॉरी सर, अभी लाता हूं मैं। अंकित जब थोड़ी देर बाद क्लब से बाहर आता है, तभी उसकी गाड़ी के सामने एक लंबी औरत आती है और जब वो गाड़ी से बाहर निकलता है तब चुड़ैल रिया को देख उसकी सांसें थम सी जाती हैं। बहुत मजा आया ना तुम्हें मुझे मारकर और मेरे पैसे हड़प कर। तुम पर मैंने इतना टूट विश्वास किया, लेकिन तुमने मेरे साथ ही विश्वासघात किया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी,
उस वेटर के काले रंग का मजाक उड़ाते हो? अरे खुद की शक्ल देखी है कभी? मुझे माफ कर दो रिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर मुझे मारना मत, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे फिर से लौटा देता हूँ। पर मुझे मारना मत रिया, मुझे मारना मत। नहीं, तो जैसे नालायक आदमी को जिंदा रखने की गलती मैं कभी नहीं करूंगी। ये ले। रिया अपनी शैतानी शक्तियों से अंकित के शरीर का सारा खून पी जाती है और फिर उसे मार देती है। अंकित को उसके किए की सजा मिल जाती है। फिर एक दिन गांव में हरिया हलवाई के पास एक मोटा आदमी काम करता है जो कि बहुत ईमानदार और मेहनती होता है। उस मोटे आदमी का नाम भूषण होता है। सेठ जी ऐसा मत कीजिए, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। आपने मुझे पिछले महीने के पैसे भी नहीं दिए, ऐसा मत कीजिए। अबे ओ मोटे सांड, चल निकल यहाँ से। बहुत हुआ तेरा नाटक, जा नहीं दूंगा मैं तुझे तेरे पैसे। अब मुझे तुझे काम पर नहीं रखना है, इसीलिए तो निकल जा यहाँ से, गोलगप्पा कहीं का। लेकिन सेठ जी। अबे मोटे क्यों दिमाग की दही कर रहा है, चल निकल यहाँ से, तुझे मैं फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला हूँ। हरिया भूषण को लात मारकर अपनी दुकान से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद बेचारा भूषण वहां से दुखी होकर चला जाता है। ये सब देख चुड़ैल रिया को बहुत गुस्सा आता है और रात में दुकान बंद करते समय हरिया के रास्ते में रिया आ जाती है। कोई नहीं सुन सकता है तुम्हें। तुम जैसे मूर्ख लोग काले मोटे बौने लंबे और पता नहीं कितनी ही खामियों वाले लोगों का मजाक उड़ाकर उनके साथ गलत करते हो। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अब इस गांव में मैं हर उस बुरे इंसान को अपने साथ ले जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो लंबी चुड़ैल, मुझे माफ कर दो। रिया हरिया को घसीटते हुए अपने साथ चुड़ैल लोक ले जाती है और वहां के पिंजरे में उसे बंद कर देती है। फिर एक दिन जब रिया एक कॉलेज के पास से गुजर रही होती है, तभी वो कुछ लड़कियों को एक बौनी लड़की का मजाक उड़ाते हुए देख लेती है। अरे देखो तो, ये बौनी आई है। जल्दी से सब अपनी अपनी गर्दन नीचे की तरफ कर लो, वरना कोई इसे देख ही नहीं पाएगा। हाँ हाँ, लेकिन ये बौनी यहाँ क्या कर रही है? इसे तो सर्कस में काम करना चाहिए, बहुत पैसे कमाएगी ये वहां पर। हाँ। वो बौनी लड़की रोने लगती है और रोते रोते अपने घर चली जाती है। फिर जब वो चिढ़ाने वाली लड़कियां अपने घर जा रही होती हैं, तभी उनके सामने रिया चुड़ैल आ जाती है। एक लंबी चुड़ैल। हाँ, और आज ये लंबी चुड़ैल तुम्हारी मौत बनकर तुम्हारे सामने आई है। आज मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगी। तुम सबने बहुत बुरा किया है। मासूम लोगों को चिढ़ाने से, उन्हें दुखी करके तुम्हें किस तरह की खुशी मिलती है? हमें माफ कर दो, हम आज के बाद उस लड़की को कभी नहीं चिढ़ाएंगे। हाँ लंबी चुड़ैल, हमें माफ कर दो, हम आज के बाद उस लड़की को तो क्या किसी को भी नहीं चिढ़ाएंगे, हमें जाने दो। नहीं, एक बार अगर कोई मेरी पकड़ में आ जाए तो मैं उसे छोड़ती नहीं। अब तुम दोनों जाओगी चुड़ैल लोग के पिंजरे में और वहीं पर हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाओगी। रिया उन दोनों को भी घसीटते हुए अपने साथ चुड़ैल लोग ले जाती है और वहां के पिंजरे में उन्हें बंद कर देती है। ऐसे ही अब वो गांव में हर उस इंसान को चुड़ैल लोग के पिंजरे में कैद करने ले जाती है जो किसी के रंग रूप या शरीर का मजाक उड़ाता है। ये बात गांव के सरपंच तक पहुंच जाती है और सरपंच एक महान पंडित को बुलाते हैं। पंडित जी अपने पास भभूत रखकर चुड़ैल लोक में जाते हैं और वहां जाने के बाद वो रिया चुड़ैल से कहते हैं, लंबी चुड़ैल, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन पंडित जी आप चले जाइए यहाँ से। आप नहीं जानते कि जब कोई किसी के रंग या रूप का मजाक उड़ाता है तो उसे कैसा लगता है। इसलिए मैंने इन सब नालायक लोगों को पिंजरे में कैद कर रखा है। अगर सबने वादा कर दिया तो फिर मैं कभी गांव में नहीं भटकूंगी, लेकिन अगर मुझे पता चला कि किसी ने किसी को दुखी कर दिया है